नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय एजुकेशन में। तो दोस्तों देख रहे हैं जो आज का टेस्ट है ये चौथा टेस्ट है। तो दोस्तों तीन गो क्लास का टेस्ट हो चुका है, तो जो भी आप नहीं देखे होंगे तो वो जाके हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का चौथा टेस्ट का। जो हमारे ज्ञान बिंदु का जो डेली टेस्ट चलता है मंडे टू फ्राइडे, वो आपको हम बिल्कुल ही हम अपने चैनल के माध्यम से आपको फ्री कंटेंट दे रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखना नहीं भूलिए, क्योंकि हमारे दरोगा एग्जाम के आने वाले लेवल में जो है अच्छे खासे आपसे इससे जो है अटैच रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आज का चौथा टेस्ट है। चलिए आज का पहला सवाल ये है कि किस शिलालेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। यानी कि अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था। तो दोस्तों ये किया था भ्राभु शिलालेख में। कौन सा शिलालेख में? भ्राभु शिलालेख में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलान कीजिए। इतिहासकारक और उनके निवासी के बारे में है, उसको मिलान करना है। तो देखिए अब्दुल रज्जक जो थे ये समरकंद के थे, इब्न बतूता ये मोरक्को के थे, मार्को पोलो ये इटली के थे, पीटर मुंडी ये इंग्लैंड के थे। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। 1 2 3 4 यानी सब का सब सीरियल क्रम में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था, क्यों किया था? तो देखिए इसीलिए यह निलंबित किया था क्योंकि यह जो है एकाएक हिंसक हो चुका था, क्योंकि चोरा चोरी कांड जो है के चलते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड माउंटबेटन वायरस के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था। तो ये जो आया था ये भारत के उपमहाद्वीप के किसी छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजित करना, ये स्पेशल जो है विभाजन के लिए आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए लोकमान्य तिलक जो है यह नरमपंथी क्रांति का नेता नहीं थे, बल्कि यह गर्मपंथी का था। ये जो है नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे नहीं, ये बल्कि जो है यह गर्मपंथी कांग्रेसी नेता थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए इल्बर्ट बिल जो है यह जो है लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। यानी 1 का जो है 2 हो जाएंगे। उसके बाद जो है द्वितीय अफगान युद्ध जो हुआ था ये लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों 1 का 2 है। उसके बाद जो है बी का 1 है। तो यानी कि ऑप्शन डी में हमारा जो है सही आंसर दिया हुआ है। आप लोग सही आंसर इसका कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा नीति के दौरान युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था? तो दोस्तों ये किसने लिया था? तो ये लिया था महात्मा गांधी ने लिया था। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने लिया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ये ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कौन सा कथन जो है इसका सही है। तो दोस्तों इसका जो आप सही आंसर आप कर लीजिएगा ये हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्योंकि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हो गए थे। बिल्कुल ये जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है किस स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अंग्रेजी की कैद में भागने में कामयाब हुई थी? तो दोस्तों ये कौन सा था? तो ये गेमो से था। कहाँ से था? गेमो कहाँ है? झारखंड में है। तो ये जो है गेमो स्टेशन से भागकर जो है ट्रेन पकड़ने में अंग्रेजों से भागने में कामयाबी हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 1905 में बंगाल विभाजन के संबंध में महत्वपूर्ण बात क्या था? तो दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये था कि इसमें लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का मार्ग प्राप्त हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण था ये ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के उदारवादियों की क्षमता चरमपंथियों पर विश्वास नहीं था। यानी कि जो ब्रिटिश सरकारों पर जो है चरमपंथी का जो है उदारवादी नेताओं का जो है विश्वास नहीं था, जिसके कारण जो है इसका जो है विभाजन का मुख्य कारण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16,
क्वेश्चन नंबर 16 है 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन किससे संबंधित है? तो दोस्तों 1916 का जो है लखनऊ कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था, ये जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का रियायत करना, ये इसी से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान को अनुपालन को स्थापित किया था? तो दोस्तों ये किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था चुनाव आयोग ने। किसने किया था? चुनाव आयोग ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल विधेयक के बारे में सच नहीं है, यानी कि सही नहीं है? तो दोस्तों जो लोकपाल जो है विधेयक के बारे में जो सच नहीं है, ये कौन सा नहीं है? तो दोस्तों लोकपाल का सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल ये इसके द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो दोस्तों ये है राज्य सूची किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है और राज्यसभा के 2/3 बहुमत पारित करके राज्य सूची के संदर्भगत जो है विषय को राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, यानी कि इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय के जो कथन जो सही है ये हो जाएंगे इसका मूल अपीलीय और परामर्श से संबंधित जो है क्षेत्राधिकार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है निर्वाचन प्रक्रिया में विषय में क्या सही है? तो देखिए निर्वाचन प्रक्रिया में जो विषय है ये है प्रत्येक दल जो है अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके राष्ट्रीय कार्यक्रम सिद्धांत का उद्देश्य होते हैं। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। अब देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व सुरक्षित करते हैं, बिल्कुल सही है। उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्ष लागू करने की कोई शक्ति नहीं है, उपर्युक्त में से सही हो, यानी कि इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। दोनों कथन जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति का सिफारिश करता है। देखिए मंत्रिपरिषद भंग करने हेतु बिल्कुल सही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने हेतु बिल्कुल सही है, विधानसभा भंग करने के लिए बिल्कुल सही है, राज्यसभा में संविधान तंत्र को ठप करने के लिए बिल्कुल सही। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में राजनीतिक दल को सूची स्थापना दिवस दिया है, यानी कि मिलान करना है इसको। तो देखिए सबसे पहले मिलान ये करना है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1998 को। कब किया गया था? 1998 को। दूसरा आता है बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना किया गया था दोस्तों ये किया गया था 1984 में किया गया था। कब किया गया था? 1984 में किया गया। अब देखिए पहले 4 आ जाएंगे उसके बाद 1 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में एक राज्य का विधान परिषद का अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों ये कितनी हो सकती है? तो वह राज्य की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत के राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए निम्नलिखित में से चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी किस चुनाव प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों किया जाता है एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यही इसका जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के आधार पर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है राजनीतिक दलों के सुधार कैसे हो, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये जो है अच्छे आचरण वाले लोग राजनीतिक दल में शामिल हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि कथन 2 जो है सत्य है, बाकी जो पहला कथन जो है यह असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है एकमात्र उदाहरण जब भारतीय राष्ट्रपति ने अपना वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो दोस्तों ये किया था डाकघर संशोधन विधेयक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? डाकघर संशोधन विधेयक के द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन
सी हो जाएंगे, यानी 24 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको जो है सही सुमेलित यानी मिलान करना है। देखिए कैमूर की पहाड़ी जो है ये बिंद श्रेणी के आते हैं। महादेव की पहाड़ियाँ जो होती है ये सतपुड़ा के अंतर्गत आते हैं। इलायची की पहाड़ियाँ जो आते हैं ये सहाद्री के अंतर्गत आते हैं। तो एक का ए हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए में जो है हमारा सही आंसर दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देखिए असत्य ये ऑप्शन सी है। क्या है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के कारण हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। देखिए भारत में हिमालय जो है केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, ये भी गलत है। पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। हाँ दोस्तों ये जो है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है या इसलिए हो जाएंगे ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। भारत में उष्णकटिबंध मानसूनी जलवायु में पाई जाती है। भारत में उष्णकटिबंध जो है मानसूनी जलवायु में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात पाई जाती है। उसके बाद जो है भारत आयन रेखा के मध्य स्थित है। दोस्तों भारत आयन रेखा के मध्य स्थित नहीं है, यानी आयन रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो दोस्तों भारत जो है कर्क रेखा के मध्य स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, जलोढ़ मृदा के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही को चुनिए। तो देखिए जलोढ़ मृदा जो होती है दोस्तों, जलोढ़ मृदा, अच्छा इस पे जो है बी यहाँ बना लीजिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे इस मृदा में फास्फोरिक एसिड जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची और एक सूची 2 को मिलान करना है। देखिए उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं यह साइलेंट वैली के अंतर्गत आते हैं। साइलेंट वैली कर्नाटक में है। तो 1 का 4 जो है ऑप्शन डी में दिख रहा है सिर्फ, तो यानी ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होने वाला राज्य कौन कौन सा है? तो दोस्तों सरदार सरोवर जो से लाभान्वित जो होने वाले राज्य है जिससे लाभ होता है, ये दोस्तों एक गुजरात है, दूसरा पे महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। देखिए राष्ट्रीय जल अकादमी जो है ये पुणे में है। कहाँ पे है? पुणे में है। उसके बाद जो आते हैं केंद्रीय जल आयोग जो है यह कहाँ पे है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में है। तो 1 का 3 और 2 का 4, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए बीना जो है कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए बीना मध्य प्रदेश का है या BPCL का है? तो दोस्तों ये देखिए कोयली जो है गुजरात का है, ये HPCL नहीं है बल्कि OIL का है। ये जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, तांबा, सोना, लोहा, कोयला का क्रम में सही रूप से चयन कीजिए। देखिए तांबा जो खेतड़ी में मिलता है, सोना जो कोलार में मिलता है, लोहा जो केंद्रूप में मिलता है, कोयला जो है झरिया में मिलता है। तो यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, परितंत्र में ऊर्जा पिरामिड होता है। देखिए परितंत्र में जो ऊर्जा पिरामिड होता है दोस्तों ये सदैव सीधा होता है। क्या होता है? सदैव सीधा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अब देखिए इडुक्की जो है यह एक जल विद्युत परियोजना है, तो इसका सही आंसर जो मतलब जो है कौन सा गलत है, यानी सही आंसर हमको चुनना है। तो देखिए इडुक्की जो है यह एक जल विद्युत परियोजना है। सबरगिरी जो है यह एक तापीय शक्तिगिरी है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएंगे? 3 और 4 हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है।
दोस्तों देशांतर रेखाओं की कुल असत्य चुनना है तो दोस्तों हमारा सही आंसर ऑप्शन ए ही मिल रहा है। देशांतर रेखाओं की जो है संख्या 360 है। कितनी है? 360 है। बल्कि अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 180 है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों सुमेलित जो है शांत ज्वालामुखी देमबंद है, बिल्कुल सही बात। जागृत ज्वालामुखी स्ट्रम्बोली है। प्रसुप्त ज्वालामुखी कराकोटवा है। बल्कि निष्क्रिय ज्वालामुखी जो एटना नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है, निष्क्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, पछुआ पवन बे हवाएं हैं जो बहती है, यानी कि पछुआ हवाएं जो है बे हवाएं हैं जो बहती है। तो दोस्तों ये जो बहती है यह भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के बीच बहती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, मार्च 2025 में नासा ने एस्ट्रोनॉट बुच विमलर एवं सुनीता विलियम्स को पृथ्वी पर वापसी का एक्सेस स्पेस क्राफ्ट पर उतरी है, यानी किस अथी पे उतरी है? तो देखिए दोस्तों जो ये जो सवाल है ये करंट का सवाल है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे ड्रैगन। कौन हो जाएंगे? ड्रैगन, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में 57 किग्रा का वर्ग में पुरुष फ्रीस्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता था? तो दोस्तों ये किसने जीता था? तो ये जीता था अमन सहरावत ने। किसने जीता था? अमन सहरावत ने जीता था। यह कुश्ती के क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में आता है? यह कुश्ती से है। सरबजोत सिंह जो है यह शूटिंग से है। किससे है? शूटिंग से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, 2025 में पहली बार यूनाइटेड किंगडम में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया जिसमें भारत और अन्य देशों की टीमों ने भाग लिया था? तो दोस्तों ये कबड्डी विश्व कप है। कौन सा है? कबड्डी विश्व कप है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत के प्रथम मानवयुक्त डीपो ओशन मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है समुद्रयान। क्या है? समुद्रयान है, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है ग्लासगो में। कहाँ किया गया है? ग्लासगो में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत सरकार ने नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए किस पहल की शुरुआत किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है मिशन लाइफ। क्या किया गया है? मिशन लाइफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, लोकसभा चुनाव 2024 में 24 जो है कितने चरणों में संपन्न कराए गए थे? तो दोस्तों ये कराए गए थे 7 चरण में कराए गए थे। कौन सा चरण में कराए गए थे? 7 चरण में कराए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, कथन को दिए गए हैं, यानी कथन आर कथन ए को जो है अथी करना है। तो देखिए कथन ए में है, सतत विकास की धारणा ब्राटलैंड रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। दोस्तों हाँ बिल्कुल बनाया गया था। उसके बाद कारण आ रहा है, ब्राटलैंड रिपोर्ट जो है विकास सीमाओं को रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कि ए और दोनों सही है। इसका सही व्याख्या करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, इसमें भी कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। देखिए 2023 से 24 के दौरान सिंगापुर भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत उभर कर आया है। दोस्तों ये भी सही है। उसके बाद है कारण है, भारत मॉरिशस कर संधि संशोधन से भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के प्रमुख स्रोतों में देश का सबसे बड़ा बदलाव आया है। दोस्तों दोनों कथन सही है, लेकिन ये दोनों का व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये दोनों सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, रुद्र एम द्वितीय मिसाइल का जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ये हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है। दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका परीक्षण 2024 में राजस्थान में किया गया। बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, कथन को भी दिया हुआ है, अप्रैल 2024 में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रदान किया गया है। दोस्तों ये सही है। क्या है? ये सही है। उसके बाद जो है मिसाइल की मारक क्षमता 490 किलोमीटर है। दोस्तों ये गलत बात है। ये 490 नहीं है, बल्कि 350 से लेकर के 450 किलोमीटर तक दूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक सही है किंतु आर गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हुआ था ये दोस्तों अगस्त 2019 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 2019 में हुआ था, यानी 1 का 3 जो है अगस्त में हुआ था, यानी कि जो है 1 नंबर का जो सही आंसर हो जाएंगे ये 1 का 3 दिया हुआ है, तो यानी कि ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है सतत विकास लक्ष्य 2030 में लक्ष्य को 4 प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है, यानी उपाय जो है आवश्यक है। तो दोस्तों ये है कि स्कूल को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य बनाना, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है स्कूल के बुनियादी ढांचों में सुधार और डिजिटल परिवर्तन में अपनाना, बिल्कुल सही बात है। ये जो है कथन तीसरा और कथन चौथा गलत है, तो इसका सही जो आंसर बन जाएंगे ये बन जाएंगे 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो आप जो है आराम से जो है इसको बढ़िया से आप वीडियो को रोक करके आप इसको मिला लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हम बता देते हैं, क्योंकि दूसरे पेज में जो है दिया हुआ है, तो इसका सही आपको आंसर बता देते हैं। तो आप जो है इसका बढ़िया से मिलान कर लीजिएगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन सा हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के लिए हर साल भर्ती कराई जाएगी। इस भर्ती का संचालन गठन किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों ये सौंपा गया है एसएससी को सौंपा गया है, यानी कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 तक पर्थ में आयोजित अभ्यास अस्ट्राडहिंड 2025 का नेतृत्व भारत के किस रेजिमेंट ने किया था? तो दोस्तों ये भारत को जो रेजिमेंट किया गया था ये गोरखा राइफल था। कौन था? गोरखा राइफल्स था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाला देशों के प्रमुख सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। मारिया कोरिनो मचाडो जिन्होंने 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार जीता है, ये किस देश के राजनीतिक नेता थे? तो दोस्तों ये वेनेजुएला के थे। कहाँ के थे? वेनेजुएला के थे। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण का कहाँ हस्ताक्षर किया गया था? दोस्तों ये किया गया था शर्म ए शेख मिस्र को किया गया था, शर्म अल शेख मिस्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। 7 से लेकर 9 अक्टूबर 2025 तक मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 का विषय क्या था? तो दोस्तों ये था AI द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्त बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो है किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू को किया गया है। किसको किया गया है? शिरीष चंद्र मुर्मू को किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61। ICC महिला ODI विश्व कप 2025 में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों ये कौन सा देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ये अपना प्यारा भारत में किया जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पर रेलवे परियोजना स्थापित के लिए जो है सहमत हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है भूटान। कहाँ हुआ है? भूटान हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है कौन सा एंजाइम रासायनिक प्रकृति की होती है? दोस्तों कौन सा एंजाइम जो रासायनिक प्रकृति की होती है? तो दोस्तों ये प्रोटीन जो होती है यह एक एंजाइम है, यह रासायनिक प्रकृति की होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सोने का गला सकता है, यानी कौन सा अम्ल जो है सोने को गला सकता है? तो दोस्तों ये है एक्वा रेजिया है। क्या है? एक्वा रेजिया है, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है नीचे 2 कथन दिए गए, इसको कथन को अधिकतम मतलब विचार करना है। देखिए पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी जो एकमात्र ग्रह है इसमें बिल्कुल जीवन है।
पृथ्वी पर एक वातावरण है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। दोस्तों पृथ्वी पर ये सिर्फ 3 गैस ही नहीं है बल्कि बहुत सारे गैस हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। ए और दो दोनों सही है, किंतु आर दोनों का जो है व्याख्या सही नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देखिए डीएनए जो होता है दोस्तों, ये जीन का एनकोड करें, यानी कि डीएनए जो होता है, डीएनए ये जीन का एनकोड करें, इसका सही मिलान हो जाएगा। उसके बाद स्टार्च जो हो जाएंगे ये दोस्तों, स्टार्च हो जाएंगे ऊर्जा का भंडारण। स्टार्च जो हो जाएंगे ये ऊर्जा का भंडारण हो जाएंगे। तो देखिए सिर्फ डी का 1 और जो है 1 का 3, यानी कि ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, इंजन में उपयोग किए जाने के लिए इथेनॉल को निम्न में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पेट्रोल के साथ। किसके साथ किया जाता है? पेट्रोल के साथ जो है मिश्रित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर बन जाएंगे ऑप्शन ए बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, विचार कीजिए। देखिए बड़े पैमाने पर अवसाद जो है थिकनर में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये थिकनर में किया जाता है। वर्गीकरण करता अलग अलग घनत्वों को कणों को छांटता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ये ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है, यानी कि रोग दिया हुआ है और जो है प्रेरक एजेंट दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये नाइट्रेट की कमी से होता है, यानी 1 नंबर का 4, यानी कि 1 नंबर का 4 हमारे ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएंगे, ये दोनों में से एक कोई होंगे। अब देखिए मिनी माटा रोग, अब देखिए इताई, पहले देखिए इताई रोग। इताई जो रोग होते हैं दोस्तों ये होता है कैडमियम के कारण। किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। तो पहले 4 उसके बाद 3, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, किस धातु का तापमान प्रतिरोध गुणांक सबसे कम होता है? देखिए किस धातु का प्रतिरोध गुणांक जो होता है ये सबसे कम होता है? तो दोस्तों ये सबसे कम होता है सोना का होता है। किसका होता है? सोना का होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्षैतिज तल पर आधार पर खड़े सिलेंडर को सामने दृश्य, पार्श्व को सीधा दृश्य होंगे। तो दोस्तों ये कैसे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आयत और आयत वृत्त हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, परियोजना प्रबंधन में ट्रिपल बाधा शब्द जो है संस्कृति पारंपरिक रूप से परियोजना में शामिल है। तो दोस्तों ये है कौन सी परियोजना में शामिल है? तो दोस्तों ये है समय, लागत और कार्य क्षेत्र। क्या है? समय, लागत और कार्य क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है, ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी को वायुमंडलीय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ये प्रभाव पड़ता है, ये ऊष्मा को रोकती है और पृथ्वी को गर्म कर देती है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, सूर्य से ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो दोस्तों ये है नाभिकीय संलयन। कौन सी है? नाभिकीय संलयन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, एड्स डैश के कारण होता है? दोस्तों एड्स जो होता है ये रेट्रो वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेट्रो वायरस के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, वह ऑपरेटर जो मशीन को मानव भाषा के शब्दों में और वाक्यों को अर्थ को समझाने में सक्षम होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे जो कहते हैं उसे शब्दार्थ विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दार्थ विज्ञान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, माप की एसआई प्रणाली में डैश को धारा करंट की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे मौलिक इकाई माना जाता है। तो दोस्तों ये माना जाता है एम्पियर को। किसको माना जाता है? एम्पियर को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है, सेल्यूलोज एक बहुलक है जो निम्न बताता है। देखिए सेल्यूलोज जो एक बहुलक है वो क्या बताता है? तो सेल्यूलोज जो है यह सिर्फ ग्लूकोज है। क्या है? सेल्यूलोज जो है यह एक ग्लूकोज का बहुलक है। इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन डी, केवल 1 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 का मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो है मिट्रोल स्टेनोसिस जो होता है ये दायां लिंग को अतिरिक्त होता है। उसके बाद जो है मिट्रोल रिगर्जिस्टेशन जो होता है ये बाएं अलिंद का होता है। एओर्टिक स्टेनोसिस जो होता है ये बाएं अलिंद के अतिभार होता है।
एरोटिक रजिस्ट्रेशन जो होता है ये बाएं हृदय को बढ़ाना होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा 1 2 3 4 यानी कि सीरियल क्रम में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो बन जाएंगे ये दोस्तों बन जाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे। 1 के 1, 2 को बी, 3 सी, 4 डी, यानी कि सब लगातार क्रम में दिया हुआ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? क्वेश्चन नंबर 80। देखिए बी कोशिकाएं जो होती है इंसुलिन होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो एफ कोशिकाएं जो है गेस्टिन होती है। दोस्तों नहीं, एफ कोशिकाएं से जो है ग्लूकोमीन निकलता है। क्या निकलता है? ग्लूकोमीन निकलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81। विश्व हृदय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82। तद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा तत्जोड़ भव। क्या हो जाएगा? तत्जोड़ भव, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए सांझ शब्द का तत्सम क्या होता है? तो दोस्तों सांझ शब्द का तत्सम होता है संधियां होता है। क्या होता है? संधियां होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84। चरण कमल का समास क्या है? चरण कमल का समास जो है कर्मधारय समास है। कैसी समास है? कर्मधारय समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बजट को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो दोस्तों ये करता है जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो। क्या करता है? जब व्यय और प्राप्तियां बराबर हो तो यह जो है संतुलित बजट का सर्वोत्तम वर्णित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86। अर्थव्यवस्था के आधार वर्ष क्या होता है? तो दोस्तों वह वर्ष जो कीमत का प्रयोग करके वास्तविक जीडीपी का गणना करे, यही जो है अर्थव्यवस्था का आधार वर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। प्रत्यक्ष कर है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर ये है वस्तु और सेवाओं पर आरोपित किए जाते हैं। बाकी वह सभी जो है ये तीनों ये जो है प्रत्यक्ष कर है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तु और सेवाओं में आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित कथनों में से पर्यावरण से संबंधित पद धारणीय विकास का सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो ये दोस्तों करता है, किसमें करता है? तो ये दोस्तों करता है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी को आवश्यक को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति क्षमता को समझौते किए बिना किए जाए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है यानी 1990 के दशक में भारतीय वित्तीय संकट के समय कौन सा संस्था से ऋण प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये कौन सी संस्था से ऋण प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये जो ऋण प्राप्त हुआ था ये हुआ था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से हुआ था। किस से हुआ था? ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और ये विश्व बैंक से हुआ है। तो जो भी ऑप्शन में 1 और 4 होंगे उसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है यानी 1 और 4 यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा लिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? तो दोस्तों ये है रेल, पतन, जल परिवहन और डाक तार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात यानी CRR का निर्धारण डैश के द्वारा किया जाता है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? ये RBI के द्वारा किया जाता है, यानी कि केवल एक हो जाएंगे, RBI के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएंगे ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। आप लोग करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर हो जाएंगे ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, पेचेड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का जो है यह एक रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग या तो मैथ इसको कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 504। चलिए क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया था? तो दोस्तों कालिदास के द्वारा जो है उत्तरा रामचरित मानस ये जो है नहीं लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है क्रिकेट विश्व कप 1983 में निम्नलिखित में से किस स्थानों पर आयोजित किया गया था? ये दोस्तों किया गया था इंग्लैंड में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? इंग्लैंड में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 97। बैडमिंटन खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों महिलाओं के लिए जो ट्रॉफी प्रदान किया जाता है ये उबेर कप प्रदान किया जाता है। कौन सा कप? उबेर कप। चलिए क्वेश्चन नंबर 98।
वर्ली चित्रकला की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, नगर शैली की वस्तु उत्तर भारत की शैली के माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। द्रविड़ शैली की जो है वास्तुकला दक्षिण भारत की शैली के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 यानी आज का लास्ट सवाल है, यानी कि जो है कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले जो आ जाएंगे ये सप्त पेगोडा आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? सप्त पेगोडा आ जाएंगे। पहले नंबर पे 1 नंबर पे आ जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी कि पहला नंबर पे ऑप्शन डी 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था जो हमारे जो टेस्ट जो ज्ञान बिंदु के द्वारा चलता है। तो हम जो अपने यूट्यूब के माध्यम से इसको हम फ्री आपको कंटेंट देते हैं। तो आप कॉपी पेन जरूर लेके बैठिएगा और सारे प्रश्न को जो अच्छे तरीके से कीजिएगा और अपने आप में रैंक का एक अनुमान लगा लीजिएगा कि मेरा रैंक कितना आ रहा है। और जिसका जो भी रैंक आ रहा है एक बार हमारे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और हमारे कंटेंट जो है फ्री का टेस्ट को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ, यानी टेस्ट नंबर 5 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और आप सभी को हमारे तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।